नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमिका जीनस में। आज हम डिस्कस करेंगे ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 378 से लेकर 382 आईपीसी का। ठीक है, इस वीडियो में हम पॉइंट डिस्कस करेंगे। थेफ्ट क्या होता है, उसके लिए क्या पनिशमेंट रहती है, अगर थेफ्ट डेवलपिंग हाउस में हो तो क्या होगा, अगर कोई क्लर्क या सर्वेंट मास्टर के पोजीशन की प्रॉपर्टी का गलत फ़ायदा उठाता है, उसमें चोरी करता है तो क्या रहेगा। ठीक है, थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ और हर्ट और रिस्ट्रेंट इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ थेफ्ट। तो ये पॉइंट जो है ये हमारा ब्लूप्रिंट है जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। गाइज, अगर आपने आपके नोट्स बुक्स को छोड़कर यूट्यूब पर आए हैं थेफ्ट का टॉपिक समझने के लिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इस टॉपिक को हम रियल लाइफ से रिलेट कर करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें जब फोर्थ या थर्ड क्लास में, मुझे एक्चुअली थर्ड में पता लगा था कि चोरी करने को थेफ्ट कहते हैं। ठीक है, तो और चोर को थीव। तो ये बात हमें किसी ने ये नहीं बताई और कोई भी नहीं बताता, इतनी डिटेल में कोई नहीं जाता कि मूवेबल चीज़ों की ही चोरी होती है थेफ्ट के अकॉर्डिंग, इमूवेबल एक्सटॉर्शन में आ जाता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमें पता ही नहीं था। तो क्या हुआ कि हमने न्यूज़पेपर भी पढ़े, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए भी आपने भी पढ़े होंगे, वैसे भी पढ़ते हैं हम। तो वहाँ पर भी हमने देखा, नोटिस किया कि अरे थेफ्ट तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए यूज़ किया जा रहा है ना। फिर पता चलता है। तो इसलिए अब हम देखेंगे कि थेफ्ट होता क्या है एक्चुअली में। थेफ्ट क्या होता है? हूएवर विद इंटेंशन टेक डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम द पोजेशन ऑफ एनी अदर पर्सन विदाउट हिज कंसेंट इज सेड टू कमिट थेफ्ट। मतलब जो कोई भी इंटेंशन के साथ डिसऑनेस्टली मूवेबल प्रॉपर्टी को किसी अन्य व्यक्ति के पोजीशन से उसकी कंसेंट के बिना ले लेता है, उसे हम चोरी कह देते हैं। ये मेरा पेन है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, मेरे दोस्त की इंटेंशन है डिसऑनेस्टली कि इसको अनफेयर मीन से इसको यहाँ से उठा के अपने साथ ले जाए। ठीक है, मेरे पोजीशन से बाहर ले गया, मूवेबल प्रॉपर्टी है, मूव भी करवा दिया, मेरी कंसेंट भी नहीं ली, तो ये क्या हो गया? थेफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया थेफ्ट हमारा। हमने इसका मीनिंग समझ लिया है। अब आईपीसी के अकॉर्डिंग जो थेफ्ट है उसको कमिट करने के लिए क्या क्या मेन एलिमेंट्स रहेंगे, वो हैं कि देखो, एक तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए, जो उसका इंटेंशन है वो डिसऑनेस्ट होना चाहिए। चलो ठीक है, मान लिया। दूसरी बात, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जो प्रॉपर्टी है वो मूवेबल होनी चाहिए। इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन आप अभी के लिए याद रखिए की पॉइंट्स की तरह कि मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ अनदर पर्सन, जो प्रॉपर्टी है, जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको उस व्यक्ति के पोजीशन से बाहर लेके जाया गया हो। ठीक है, विदाउट कंसेंट, वो भी कंसेंट भी नहीं होनी चाहिए। देयर मस्ट बी सम मूविंग ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी अपनी जगह से मूव की गई हो। ठीक है, किसी भी तरीके से हो सकती है, वो भी देखेंगे क्या होता है। तो आइए जानते हैं डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू टेक प्रॉपर्टी क्या कहता है। इसमें बताया गया कि इंटेंशन इज द एजेंस पार्ट ऑफ द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। ठीक है, अगर थेफ्ट है तो उसके अंदर इंटेंशन तो सबसे पहले देखी जाती है, और ये इंटेंशन डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए कि मुझे ये प्रॉपर्टी लेनी है। प्रॉपर्टी कौन सी? मूवेबल प्रॉपर्टी लेनी है। और ये जब थेफ्ट कमिट हो रहा है उस टाइम पे ये इंटेंशन होना चाहिए, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए। ठीक है, और अगर अगर बात करें डिसऑनेस्टली का क्या मतलब रहेगा, तो उसका मतलब होता है कि कुछ भी ऐसा करना इस इंटेंशन के साथ जिससे कि सामने वाले व्यक्ति का गलत फ़ायदा उठाया जा सके या फिर उसको गलत तरीके से लॉस पहुंचाया जा सके। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मैं किसी की प्रॉपर्टी पे यह विश्वास रखता हूँ कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, अ, तो वहाँ पर अगर मैं उसकी प्रॉपर्टी को यूज़ कर लेता हूँ उसकी कंसेंट के बिना, उसको वहाँ से मूव करवा देता हूँ, तो ये थेफ्ट नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, दो बाइक हैं सेम कलर की, मैंने अपनी बाइक को जहाँ पर पार्क किया था उसके साइड में आके सेम कलर की वैसी ही बाइक एक और खड़ी हो जाती है। ठीक है, मैं अपना काम कंप्लीट करके आया, मैंने देखा मेरी बाइक खड़ी है, मैंने क्या किया, मैं बहुत केयरलेस इंसान हूँ, तो मैंने चाबी वहीं छोड़ रखी थी, मैंने किक मारी और गलती से मैं अपनी तो वहीं बाइक छोड़ आया, दूसरे की बाइक ले आया। तो अब मैंने यहाँ पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट किया है, जो कि फॉल करता है सेक्शन 79 ऑफ इंडियन पिनल कोड। ठीक है,
तो अब मैं यहाँ पर थेफ्ट के लिए गिल्टी नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे यह विश्वास था कि ये जो बाइक है, ये जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, ये मेरी है। ठीक है, तो जब हमारे पास यह विश्वास का होता है ना पार्ट कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, तब हम कह सकते हैं कि ये थेफ्ट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी आपकी है। ठीक है, इसमें केस भी आता है राम इकबाल राय वर्सेस जलधारी पांडे, AAR 1972। टेकिंग नीड नॉट टू बी परमानेंट, मतलब जो डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ आपने किसी की प्रॉपर्टी को आप लेके गए हैं, तो आप जो वो प्रॉपर्टी लेके गए हैं वो बेशक आपने थोड़े से टाइम के लिए ही लेके गए हों, वो थेफ्ट के अंदर इंक्लूड होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन टेक्स अवे माई बाइक विदाउट माई कंसेंट विद इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग बैक टू मी लेटर, इट विल अमाउंट टू थेफ्ट। मान लीजिए एक व्यक्ति मेरी बाइक लेके जाता है मुझसे बिना पूछे, यह सोचते हुए कि 1 घंटे में मैं इसको वापस कर दूंगा, फिर भी ये थेफ्ट को अमाउंट करेगा। ठीक है, अब एक पॉइंट और आता है कि स्टीलिंग वंस ओन्स प्रॉपर्टी, क्या कोई अपनी ही प्रॉपर्टी को चोरी कर सकता है? तो देखें क्या कहता है, इसको समझते हैं। मैंने क्या किया, मैंने ना टेलर को कपड़े दिए सिलाई करने के लिए। ठीक है, मैंने कहा ये कपड़ा ले लीजिए, मेरी एक पैंट और एक शर्ट बढ़िया सी सीम के दीजिए। उसने कहा ठीक है, तो उसने कपड़े ले लिए, उसने कपड़े सी भी दिए। सिलने के बाद मैंने उसको कहा कि मेरे कपड़े दो। उसने कहा कि भाई साहब पहले पैसे दो, पैसे दोगे तो कपड़े दूंगा, अदरवाइज़ मैं आपको कपड़े नहीं दूंगा। तो मैंने कहा टेलर का ना मैंने क्या किया, ध्यान भटका दिया यहाँ वहाँ, और अपने ही कपड़े, जो मेरी प्रॉपर्टी थी, मेरी मूवेबल प्रॉपर्टी थी, मेरे कपड़े थे ना, मैं वहाँ से ले आया। तो यहाँ पर मैं अपनी ही प्रॉपर्टी के लिए थेफ्ट के लिए लाइबल हो जाता हूँ, गिल्टी हो जाता हूँ। ठीक है, इस पार्ट में ये बताया गया था कि एक व्यक्ति अपनी ही प्रॉपर्टी को चोरी करने के जुर्म में भी अरेस्ट किया जा सकता है थेफ्ट के अंडर, अगर उसने अपनी प्रॉपर्टी किसी अन्य व्यक्ति को कुछ काम के लिए दी हो और डिसऑनेस्टली वहाँ से ले आए, उसके पोजीशन से ले आए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है मूवेबल प्रॉपर्टी। एनीथिंग विच इज़ परमानेंटली अटैच्ड विद द अर्थ और इज़ परमानेंटली फास्टेंड विद एनीथिंग विच इज़ परमानेंटली अटैच्ड विद अर्थ इज़ नोन एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो धरती के साथ, अर्थ के सरफेस के साथ अटैच्ड है, ठीक है, परमानेंटली, वो भी जैसे कि हमारा पेड़ होते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप्स होती हैं, ये क्या हैं, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं। ठीक है, और इज़ परमानेंटली फास्टेंड विद एनीथिंग विच इज़ परमानेंटली अटैच्ड विद अर्थ, कोई ऐसी चीज़ उसके साथ अटैच की गई हो, जैसे हमने घर बनाया, घर हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी है, धरती के साथ अटैच्ड है, नीचे तक गड़ा हुआ है, और उसके साथ हमने जो विंडोज़ हैं वो अटैच कर दी, तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएंगी। ठीक है, इन सब चीज़ों को छोड़कर जो बच गया वो क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी। तो मूवेबल प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे थे, वो यहाँ पे आता है। वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी नॉट मैटर्स, आपने चाहे 5 रुपये की चोरी की हो या 5 करोड़ की, चोरी चोरी की है, थेफ्ट थेफ्ट रहेगा। ठीक है, तो अब एक बुद्धिजीवी थे, उनके दिमाग में क्वेश्चन आया कि जो इलेक्ट्रिसिटी की चोरी होती है, गाँव में भी देखते हैं, शहरों में भी देखते हैं, बहुत जगह देखते हैं इंडिया में, तो कि इलेक्ट्रिसिटी की चोरी होती है, क्या करते हैं वो बीच में कट लगा लेते हैं और वहाँ से डायरेक्ट सप्लाई ले लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी में आती है या नहीं आती है, ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो कहते हैं कि माना कि यहाँ पर डिसऑनेस्ट एब्स्ट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन ये ऑफेंस ऑफ स्टीलिंग के अंदर नहीं आता, इस ऑफेंस के नहीं आता। सेक्शन 39 अलग से है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का 1910 का, जो इस थेफ्ट को मेंटेनेबल रखता है, इस थेफ्ट को बरकरार रखता है। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन राइज होता है कि कुकिंग गैस जो है, जो पाइपलाइन के थ्रू जा रही है, वो अगर उसको कोई चोरी करता है तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आएगा, और वो लाइबिलिटी क्रिएट करता है 379 के अंदर, अगर चोरी कर लेता है कोई। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, आउट ऑफ पोजेशन ऑफ अनदर पर्सन। अभी ये क्यों हुआ, मैंने आपको ये पेन का एग्जांपल दिया था कि ये मेरा पेन है, अब वो जब इस पेन को उठाकर यहाँ से ले जाएगा तो ये मेरे पोजीशन से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात कही है, द प्रॉपर्टी मस्ट बी इन द पोजीशन ऑफ द प्रोसिक्यूटर वेदर ही इज़ द ओनर ऑफ इट और इन द पोजीशन ऑफ इट सम अदर मैनर। पोजेशन होना चाहिए सामने वाले व्यक्ति के पास। ठीक है, चाहे वो उसका रियल ओनर हो या फिर उसका एजेंट हो, सर्वेंट हो, कुछ भी हो, पोजेशन होना चाहिए उसके पास। ठीक है, इसने बताया कि देयर कैन बी नो थेफ्ट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स
बट थेफ्ट ऑफ टेम्ड एनिमल्स, बर्ड्स और फिशेस एक्सेट्रा इज पॉसिबल। क्यों कहा इन्होंने? क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं, अगर वो किसी रिजर्व में नहीं है तो क्या होता है कि उनके जो कोई मतलब उनको संभालने वाला नहीं होता, कोई उनको ओनर नहीं होता, और चोरी सिर्फ ओनर के पोजीशन से मतलब किसी व्यक्ति के पोजीशन से बाहर हो तभी की जाती है। लेकिन जो टेम्ड एनिमल्स हैं, टेम्ड का मतलब होता है पालतू, पालतू एनिमल्स जो हैं, बर्ड्स जो हैं, फिशेस जो हैं, अगर उनकी कोई चोरी कर लेता है तो उनको अगर कोई पोजीशन से बाहर लेके जाता है तो वो थेफ्ट के लिए लाइबल हो जाता है। When the possession of property is with owner's wife, clerk, servant or agent, then it is deemed to have possession with the same owner. इसमें क्या बताया गया है कि मान लीजिए ये मेरा पेन है, ठीक है, और ये पेन मेरे पास ना होकर मैंने अपने सर्वेंट को दिया है, ठीक है, सर्वेंट इसकी देख रेख करता है। मेरी गाड़ी की लगा लीजिए, पेन की तो क्या ही देख रेख करेगा, मेरी गाड़ी की देख रेख मेरा सर्वेंट करता है। अगर वो वहाँ से चोरी हो जाती है, ठीक है, तो वो भी सेम बात होगी। ओके, क्योंकि पोजीशन एक ही बात है, मास्टर सर्वेंट रिलेशन आ जाता है यहाँ पर। अब चलो इसकी बात बताता हूँ। ये सेम केस है जैसे हमने अभी बात की थी, टेलर वाला केस वही है ये। मैंने अपनी घड़ी रिपेयर करने के लिए दी, ठीक है। अब जब मैंने घड़ी रिपेयर करने के लिए दी तो मैंने अपना पोजीशन ट्रांसफ़र किया किसको? घड़ी वाले बंदे को, ठीक है। अब घड़ी वाले ने रिपेयर कर दी, उसने कहा कि मैं आपको पैसे दिए बिना तो ये घड़ी लेके जाने दूंगा नहीं, तो मैंने पैसे दिए नहीं। मैंने क्या किया, मैंने कहा भैया वो देखना वो घड़ी उसमें भी 9 बजे हुए हैं क्या? वो देखने लगा, मैंने अपनी घड़ी उठाई और मैं भाग गया। अब प्रॉपर्टी तो मेरी ही है, लेकिन फिर भी मैं लाइबल हूँ थेफ्ट के लिए, क्योंकि मैंने उसके पोजीशन से घड़ी ले ली है विदाउट हिज कंसेंट। ओके, फोर्थ पॉइंट है टेकिंग विदाउट कंसेंट। In order to constitute an offense of theft, the property must have been taken without the consent of the person in possession of it. जिसके पास भी पोजीशन रहेगा उस व्यक्ति की कंसेंट अगर ले ली है तब तो चोरी नहीं है, अगर कंसेंट नहीं ली है तो चोरी हो जाएगी, ठीक है। कंसेंट कैसी हो सकती है? एक्सप्रेस्ड हो सकती है, इम्प्लाइड हो सकती है, ठीक है। एक्सप्रेस्ड कैसी होती हैं? आपने बोल के बता दिया, लिख के बता दिया, ठीक है, ऐसी होती हैं एक्सप्रेस्ड। इम्प्लाइड कौन सी होती हैं? जो खुद में बता दिया आपने, ठीक है। मैंने आपको कहा था 3 दिन पहले कि मैं आपकी गाड़ी लेके जाऊंगा भाई साहब, ठीक है, और जब मैं आपके सामने से चुपचाप गाड़ी की चाबी उठा के लेके जा रहा हूँ, आप देख रहे हो और कुछ नहीं बोल रहे हो, तो आपने मुझे इम्प्लाइडली कंसेंट दे दी है, ठीक है। प्रॉपर्टी मस्ट बी रिमूव्ड। नेक्स्ट पॉइंट, द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट इज कंप्लीट व्हेन देयर इज डिसऑनेस्ट इंटेंशन मूविंग ऑफ द प्रॉपर्टी। जब डिसऑनेस्ट इंटेंशन से प्रॉपर्टी को मूव करवाया जा रहा है तो ऑफेंस क्रिएट हो जाता है थेफ्ट का, उसी टाइम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। बेशक आपने प्रॉपर्टी को थोड़ा सा भी हिलाया हो उसकी जगह से, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट प्रॉपर्टी शुड बी रिमूव्ड आउट ऑफ हिज ओनर्स रीच और कैरिड अवे फ्रॉम द प्लेस इन विच इट वॉज फाउंड। कि जहाँ पर वो मिलनी चाहिए थी अगर वहाँ से भी हटा ली है, ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब इसी से थेफ्ट कमिट हो जाएगा। डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ आपने किसी प्रॉपर्टी को, मूविंग प्रॉपर्टी को मूव करवा दिया किसी भी वे से, ठीक है, तो वो थेफ्ट को कंप्लीट कर देगा उस टाइम पे। मान लीजिए कि मैं मेरे दोस्त के घर गया, वहाँ पे मुझे एक घड़ी बहुत पसंद आई, ठीक है। अब मुझे पता है कि मैं इसके घर से ये घड़ी नहीं लेके जा सकता क्योंकि मैं कोई कैरी बैग नहीं लेके आया, चोर हूँ क्या मैं? तो मैंने क्या किया, जो मेरे साथ में बेड था, बेड के ड्रॉर के अंदर ही उसकी घड़ी रख दी, जो कि घड़ी जो थी वो मेन लॉबी में थी, वहाँ से उठा के मैं बेडरूम में रखा है, उसकी घड़ी छुपा दी मैंने, उसके पोजीशन से बाहर कर दी, उसकी रीच से बाहर, उसको पता ही नहीं है, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको बाद में ले जाऊँगा, तो ये चोरी हो गई है भाई साहब, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्सप्लेनेशंस की। एक्सप्लेनेशंस इसमें 5 दी गई हैं, बहुत अच्छी हैं। इन्होंने बताया थिंग्स सो लॉन्ग एज इट इज़ अटैच्ड टू अर्थ नॉट बीइंग मूवेबल प्रॉपर्टी इज़ नॉट सब्जेक्ट टू थेफ्ट। जो प्रॉपर्टी मूवेबल नहीं है वो थेफ्ट के अंदर नहीं आएगी, सीधी सी बात है। फिर बताया बट इट बिकम्स कैपेबल ऑफ बीइंग द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट एज सुन एज इट इज़ सर्व्ड फ्रॉम द अर्थ। मान लीजिए गदर एक प्रेम कथा एक मूवी थी, मानना क्या है, हमने सबने देखी है। उसमें सनी देओल साहब क्या करते हैं, जो हैंडपंप होता है उसको उखाड़ लेते हैं, ठीक है। अब जब तक वो हैंडपंप वहाँ पर गड़ा हुआ था तब तक था इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसकी चोरी नहीं होती, उसका एक्सटॉर्शन होता मे बी, ठीक है, थेफ्ट नहीं होता है। फिर क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने उखाड़ लिया अब वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई है, अब वो सब्जेक्ट बन सकती है थेफ्ट के लिए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 2 में बताया गया है अ मूविंग अफेक्टेड बाय सेम एक्ट विच अफेक्ट्स द सर्वेलेंस में बी थेफ्ट।
किसी प्रकार से मूविंग करवाना उनको, ठीक है, उसी सेम एक्ट से थेफ्ट को कॉन्स्टिट्यूट कर देता है। अब इसका एग्जांपल समझते हैं। सेल ऑफ स्टैंडिंग ट्री इज़ नॉट थेफ्ट। मैंने एक मेरा पेड़ है, मैंने कहा अच्छा ये पेड़ मैं आपको बेच दे रहा हूँ, ठीक है, तो उसने ले लिया। अब ये थेफ्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्टैंडिंग ट्री को बेचना थेफ्ट नहीं है, क्योंकि वो अभी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। लेकिन जैसे ही उस पेड़ को काट लिया जाता है, स्टैंडिंग टिम्बर बनाया जाता है उसका, अब वो थेफ्ट में आ जाएगा। ओके, एक्सप्लेनेशन 3 की बात करें तो 3 और 4 दोनों डील करते हैं वेरियस मोड्स ऑफ मूविंग ऑफ प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टी कैसे मूव होगी। 3 मोड हैं, बाय एक्चुअल मीनिंग, सेकंड बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम एनीथिंग, फोर्थ बाय रिमूविंग एनी ऑब्स्टेकल विच प्रिवेंटेड इट फ्रॉम मूविंग। मतलब एक तो रियल मीनिंग है, बाय एक्चुअल मीनिंग, उसको मूव करवाया जा रहा है। दूसरा, उसको किसी ऐसी चीज़ से अलग कर दिया जा रहा है जो उसको रोक के रख रही थी, ठीक है। या फिर जैसे हम लगाते हैं कि गाड़ी खड़ी होती है, उसके टायर के आगे कोई ऑब्स्टेकल लगा देते हैं, ईंट पत्थर कुछ भी, वो हटा दिया जाए, ठीक है, तो वो भी किसके अंदर आता है, रिमूविंग ऑफ द ऑब्स्टेकल, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 4, पर्सन इज सेड टू मूव एवरीथिंग विच इज मूव्ड इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द मोशन ऑफ एनिमल कॉस्ड बाय दैट पर्सन। अगर मैंने किसी एनिमल को मजबूर कर दिया है चलने पर, जैसे मान लीजिए अब एक ब्लैक कार्ट है और उसके साथ एनिमल लगा हुआ है, बुल लगा हुआ है, अटैच है। अब मैं उसके साथ उसके कान में आके पटाखा फोड़ता हूँ, ठीक है, एक्सप्लोजिव कुछ बर्न करता हूँ, तो क्या होता है कि वो डर जाता है और वो भागने लग जाता है वहाँ से। तो ये भी जो थेफ्ट के ऊपर मेरे ऊपर चार्जेस लग सकते हैं, क्योंकि मैंने उस एनिमल के थ्रू उसको वहाँ से मूव करवाया है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 5 कहती है कि कंसेंट जो है वो एक्सप्रेस्ड या इम्प्लाइड होनी चाहिए। कंसेंट हमेशा फ्री कंसेंट होनी चाहिए, अदरवाइज इट विल नॉट बी अमाउंटेड एज वैलिड कंसेंट। अभी जानते हैं कि पनिशमेंट क्या है थेफ्ट की, ठीक है। तो गाइस देखिए, सेक्शन 379 में बताया कि जो भी ऐसे थेफ्ट करेगा, जो भी हमने बताया डिस्कस किया, उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 3 साल तक की, या फाइन हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है कि जो पनिशमेंट है उसको कम कर दिया जाए। किस बेसिस पे, उसकी एज के बेसिस पे, उसकी गुड कैरेक्टर के बेसिस पे, क्योंकि वो हैबिचुअल ऑफेंडर ना भी हो, ठीक है, इस हिसाब से। सेक्शन 380 डिफाइन करता है कि थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस एक्सेट्रा, मतलब व्हेन एनी पर्सन कमिट्स थेफ्ट इन एनी बिल्डिंग, टेंट और वेसल विच इज़ यूज्ड एज ह्यूमन dwelling or used for the custody of property, then the accused shall be punished with imprisonment up to 7 years and also be liable for fine. Here building means permanent structure of some kind. जब कोई व्यक्ति क्या करता है, कोई पर्सन थेफ्ट कमिट करता है किसी बिल्डिंग में, किसी टेंट में, किसी वेसल में, जो कि रेसिडेंशियल तौर पर यूज़ की जा रही है रहने के लिए, ठीक है, तो उस टाइम पर उस व्यक्ति को इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 7 साल तक की, और लाइबल होगा फाइन के लिए। बिल्डिंग मतलब कोई परमानेंट स्ट्रक्चर किसी भी प्रकार से, हम बिल्डिंग का मतलब ये सोच लें बड़ी बड़ी इमारतें, ठीक है, बट किसी भी टाइप से परमानेंट स्ट्रक्चर जो है वो बिल्डिंग कहलाता है यहाँ पर, ठीक है। थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट, सेक्शन 381 यहाँ पर और आएगा, सॉरी, ठीक है। क्या होता है कि एनी पर्सन बीइंग अ क्लर्क और सर्वेंट कमिट्स थेफ्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी विच इज इन द पोजीशन ऑफ हिज मास्टर और एम्प्लॉयर, देन ही शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years एंड ऑल्सो विद फाइन। सेम है, इसमें भी 7 साल की पनिशमेंट, 7 साल तक की पनिशमेंट और फाइन होगा, पनिशमेंट सेम है। लेकिन क्या है कि जो अगर थेफ्ट क्लर्क या सर्वेंट कर देता है, जिस चीज़ का, जिस प्रॉपर्टी का पोजीशन उनके पास है, प्रॉपर्टी किसकी है, मास्टर की या एम्प्लॉयर की, ठीक है। द प्रॉपर्टी मस्ट बी इन द पोजीशन ऑफ मास्टर एंड एम्प्लॉयर एंड द थेफ्ट मस्ट बी कमिटेड बाय द पर्सन इन द कैपेसिटी ऑफ क्लर्क और सर्वेंट। प्रॉपर्टी जो है वो पोजीशन में होनी चाहिए मास्टर के या एम्प्लॉयर के, और जो थेफ्ट कमिट किया गया है वो होना चाहिए किसी क्लर्क या सर्वेंट के द्वारा, तभी ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है। अगर कोई व्यक्ति थेफ्ट करता है प्रिपरेशन ऑफ डेथ करके या हर्ट करके, कि मतलब वो ऐसे सोच के चलता है कि मुझे चोरी करने जाना है और कोई दिक्कत नहीं है मुझे, अगर कोई आएगा तो देख लेंगे, फुल तैयारी है, फुल असला लोड कर रखा है, ठीक है। तो whoever commits the theft with preparation to cause death, hurt to any person, to commit theft shall be punished with imprisonment up to 10 years
and shall also be liable for fine। जब कोई व्यक्ति इस प्रिपरेशन के साथ थेफ्ट करने जाता है कि कोई बात नहीं, मैं किसी की मृत्यु भी कर सकता हूँ, हर्ट भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई मेरे चोरी करने से रोकेगा, तो ऐसे में उसको इम्प्रिजनमेंट होती है 10 साल तक की, या फिर और साथ में फाइन भी होता है। जो चोर है, जो थीफ है, इस सेक्शन के अंदर अंडर दिस सेक्शन इज़ फुल ऑफ प्रिपरेशन टू कॉज हर्ट। उसके पास फुल प्रिपरेशन थी। मान लीजिए कि मैं पिस्टल लोड करके जा रहा हूँ अपने साथ और कहता हूँ कि हाँ हाँ आज तो चोरी करेंगे फुल, कोई आ जाएगा देख लेंगे, मार देंगे, बीच में क्या हो गया, हर्ट कर देंगे नहीं तो इस इंटेंशन से जब तक ये एक्ट कमिट नहीं होता है तब तक ये सेक्शन एप्लीकेबल रहता है। अगर ये कमिट हो जाता है, चोरी हो जाती है, मैं हर्ट कर देता हूँ किसी को, तो ये रॉबरी में अमाउंट कर जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ इनकम्प्लीट है कि मतलब जब तक आपने सिर्फ प्रिपरेशन कर रखी है तब तक ये सेक्शन एप्लीकेबल है। अदरवाइज अगर आपने चोट पहुंचा दी है, आपने डेथ कर दी है, तो फिर सेक्शन ही बदल जाएंगे, पूरे खेल ही बदल जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमने टॉपिक कंप्लीट किया है हमारा थेफ्ट का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे एक्सटॉर्शन पर। और गाइस अगर आपका कोई डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।